किधर? ओह, यूट्यूब पहले से ही इतने सारे चैनलों का बोझ तो उठा ही रहे, तो मैंने उस पर इतूसा तोड़ूसा और बोल डाल दिया अपना एक चैनल बना के। सो दिस इज योर क्लास 10th साइंस बुक। जब आप इसे खोलेंगे तो इसमें कंटेंट का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद दिस चैप्टर। सबसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो हमें कैसे पता चलेगा कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन इट। सो 4 चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो स्टेट चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड और लिक्विड टू सॉलिड। सेकेंड इज चेंज इन कलर। आप जब भी 2 केमिकल्स को मिलाओगे तो आपको एक न्यू कलर मिलेगा। दिस मीन्स देन व्हेन 2 केमिकल्स रिएक्ट they form a complete new substance and with a different color. The third is evolution of gases. जब भी 2 केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो एक पर्टिकुलर गैस उनमें से इवॉल्व होती है। द फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। जब हम 2 केमिकल्स को मिलाते हैं तो कभी कभी उनका टेम्परेचर भी चेंज होता है। हो सकता है कि या तो वो टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर घट जाए, या तो वो फ्लास्क जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करेंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या फिर ठंडी हो जाए। फॉर एग्जांपल जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेनेवर वी मिक्स लेड नाइट्राइड सॉल्यूशन इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, यू विल गेट लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये दोनों के साथ साथ आपको एक गैस भी इवॉल्व होगी विच इज़ हाइड्रोजन गैस, और लेड आयोडाइड एक येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा फ्लास्क में। द थर्ड एग्जाम्पल इज व्हेन यू विल मिक्स जिंक ग्रैन्यूल इन HCl, यू विल गेट जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। इसमें H2 गैस भी इवॉल्व होगी, इसमें H2 गैस भी रिलीज होगी, और साथ ही साथ इस फ्लास्क का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। मतलब वो जो फ्लास्क जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो दिस शोज दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। सो ये 4 चीज़ हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर ये चीज़ होती है तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुई है। द सेकेंड थिंग इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. It states that mass can neither be created or nor destroyed in a chemical reaction. That is, जो भी total mass एक reactant का होगा वही total mass product का भी होगा. The total mass of element present in a product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reaction. And when we symbolically represent a chemical change, then it is known as chemical equation. For example, when magnesium is burned with oxygen, then it forms magnesium oxide. हम इसके पूरे नेम लिखने के बजाय हम मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म Mg, ऑक्सीजन का O2 gives MgO, means Mg plus O2 gives MgO. सो एक ट्रू केमिकल चेंज को हम जब सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. Reactants are those substance which undergoes chemical change, and the product is the substance which is formed, which is a new substance formed after the reaction. But the mass of reactant combinedly and the mass of the product will be same, because according to the law of conservation of mass, they should be same, because mass can neither be created nor be destroyed. So the second topic is balancing the chemical equation. There are certain steps to balance the chemical equation. Balancing is really a simple process. इसको बैलेंस, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है. Let's take an example of iron plus water gives iron oxide plus hydrogen. So if you see in the reactant side,
there is 1 unit of iron, like there is 1 unit of iron which is Fe, 2 units of hydrogen H2 and 1 unit of oxygen. And when you will see at the product side, you will see 3 units of iron, 4 units of oxygen and 2 units of hydrogen. अगर आप इन दोनों में सारे एलिमेंट्स को मैच करोगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है. दैट मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस है. इफ़ यू गो, अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है तो यू कैन टेक ऑक्सीजन और आयरन. लेट्स टेक आयरन फर्स्ट. सो इन द प्रोडक्ट साइड देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 यूनिट है 3 यूनिट्स ऑफ आयरन, 3 यूनिट है आयरन के. तो हम सेम 3 से रिएक्टेंट साइड में भी आयरन को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो रिएक्टेंट साइड में भी 3 यूनिट हो जाएगा आयरन का और प्रोडक्ट साइड में भी 3 यूनिट्स हो जाएंगे आयरन के. देन वी हैव टू सेटिस्फाई ऑक्सीजन. In the product side, there is 4 units of oxygen. So we will multiply 4 with H2O. Now the oxygen is satisfied. In the reactant side also oxygen is 4 and in the product side also oxygen is 4. But hydrogen is 2 in the product side, and when you will see in the reactant side, then in 4 into 2, they are total 8 hydrogen in the reactant side. So we will multiply 4 with the hydrogen in the product side. Now if you will see the equation, there is 3 units of iron in the reactant side and 3 units of iron in the product side. When you will see hydrogen, there is 8 units of hydrogen in the reactant side and 8 units of hydrogen in the product side. 4 units of oxygen in the reactant sides and 4 units of oxygen in the product side. So hence the equation is now finally balanced. So this is all about the balancing chemical equation. पर आपको पता है हम बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को? इसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था. हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं बिकॉज वी हैव टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास सेटिस्फाई नहीं होगा. इसीलिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. आफ्टर डूइंग दीज ऑल स्टेप्स हम उस बैलेंस इक्वेशन में हर एक एलिमेंट का स्टेट लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल जो इक्वेशन हमने पहले लिया था उसमें आयरन का स्टेट सॉलिड है, वाटर का स्टेट जो गैशियस में है, और जब वो प्रोडक्ट बनता है तो Fe3O4 मीन्स आयरन ऑक्साइड का जो स्टेट है वो सॉलिड है एंड H2 इज़ अ गैस, हाइड्रोजन गैस. सो या दिस ऑल इज़ द मेथड्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस. एक और इक्वेशन दी हुई है NCERT बुक में विच इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें भी इक्वेशन को बैलेंस करके दिया हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज ऑक्सीजन इन वाटर. So CO2 plus H2 in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 which is the formula of glucose, O2 oxygen and H2O water. सेम प्रोसेस से इसमें भी बैलेंस किया गया है और उनके साथ साथ उनके स्टेट भी लिख दिए गए. लाइक ग्लूकोज इज इन एक्वस स्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इन इट्स एक्वस स्टेट. नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. टोटल 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं. लाइक फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, द सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट and the fourth one is double displacement reaction. So let's start with the first one which is chemical combination reaction. So in this reaction let's take an example that A is an element which combines with B element and gives C as a product. Exactly this simple is the combination reaction. We have to take 2 elements, for example H2 plus oxygen gives H2O, like hydrogen plus oxygen gives water. So this is example of a combination reaction. इसमें
हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो वाटर देता है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. N2 plus H2 gives NH3 means nitrogen plus hydrogen gives ammonia. ये भी सेम इक्वेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है. तो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Whenever in a chemical reaction two or more substance like element or compound combines to form a single substance as a product, this is known as combination reaction. Remember, only a single product will be formed in this reaction. Combination reaction में एक और example दिया गया है, which is of calcium oxide plus water gives calcium hydroxide and heat is also released in it. इस reaction में क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है. स्लेग लाइम यूज़ होती है वाइट वॉशिंग में. हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, बिकॉज जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो जो एनवायरनमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे धीरे धीरे वो रिएक्शन करता है और एक शाइनी फिनिश दे देता है. कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है. जब वो एयर एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो एक शाइनी फिनिश देता है. दैट इज़ वाई वी यूज़ स्लेग लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर वाइट वॉशिंग. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये एक ऑरेंज कलर के बॉक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में. इस रिएक्शन में दो और चीज़ें पढ़नी है आप लोग को. फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकेंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. Exo means निकलना. So in any chemical reaction, when heat energy is given out or released, this is known as exothermic reaction. For example, burning of natural gases, respiration. The respiration process is the example of exothermic reaction. Formation of compost from vegetable matter. So these are all the examples of exothermic reaction in which heat is given out. The second one is endothermic reaction. ये एकदम अपोजिट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. In this chemical reaction heat energy is absorbed. So इसका एग्जाम्पल होगा when carbon react with hydrogen it forms carbon monoxide. This reaction take place in 1100 degrees Celsius. So carbon reacts with oxygen and form carbon monoxide plus H2 in solid form. Now let's talk about the next reaction which is decomposition reaction. इस reaction में क्या होता है ना कि एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होता है दो सिमिलर कंपाउंड बनाने के लिए. कंपाउंड या एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन. कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग लाइम कहते हैं एंड कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं. ये थ्री नेम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग भी है. सो रिमेंबर दीज थ्री नेम्स. सो जब कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से क्विक लाइम विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस रिलीज होती है. सो ये एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है. डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में तीन चीज़ें हैं. एक थर्मल डीकॉम्पोजिशन, फोटोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस. थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब होता है कि जब भी हम एक कंपाउंड और एक एलिमेंट कंपाउंड को ब्रेक करते हैं हीट की हेल्प से, उसको हम हीट देते हैं और वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है. ठीक है, 2 या 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, प्रोडक्ट देता है, उसको कहते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन. फोटोलाइसिस में सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन होगा या ब्रेक डाउन होगा. थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है कि व्हेन लाइमस्टोन CaCO3 इज़ गिवन अ हीट, जब उसको हीट में रखा जाता है, उसको हीट दी जाती है तो CaO विच इज़ क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ लेड नाइट्रेट. जब लेड नाइट्रेट को हीट दी जाती है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. इसमें जो लेड नाइट्रेट है वो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं. लेड ऑक्साइड रेड या येलो कलर के पाउडर होते हैं
and nitrogen dioxide is a brown color gas. The next is photolysis. Photolysis में जब सनलाइट के हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, फॉर एग्जाम्पल AgCl सिल्वर क्लोराइड, उसको जब हम सनलाइट के एक्सपोज में रख देते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है और वह सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाते हैं. क्लोरीन गैस जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के एक्सपोज में रखते हैं तो वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है. ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है. द नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस. ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है ब्रेक डाउन के लिए. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं. सोडियम कैथोड पे जाके जमा हो जाता है एंड क्लोरीन एनोड पे जाके जमा हो जाता है. क्लोरीन गैस और सोडियम सॉलिड के फॉर्म में होता है. NaCl ये एक लिक्विड है. NaCl इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ द टेबल सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं. उसका ये केमिकल फार्मूला है. जब इसको हम पानी में घोल देते हैं तो ये एक ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसी को हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए. इसमें सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है. सोडियम कैथोड पे जाता है एंड क्लोरीन एनोड पे. So the next reaction is displacement reaction. In this reaction, the more active element displaces the less active element from its compound present in dissolved state. So इसमें क्या होता है ना कि अगर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एक कंपाउंड में और जब उसको हम दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें जो लेस एक्टिव एलिमेंट होता है ना उसका प्लेस वो छीन लेता है और उसके प्लेस पे जाके बैठ जाता है. फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर की प्लेस ले लेता है और कॉपर की प्लेस पे जाके बैठ जाता है. सो इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है विच इज़ कॉपर. इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The first one is the more electropositive metal displaces the less electropositive metal from its aqueous solution. Aqueous solution means बहुत ही पानी मिला हुआ solution से. And the second point is the more electronegative non-metal displaces the less electronegative non-metal from its aqueous solution. सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस मेटल को डिस्प्लेस करवा रहे हो जो रिएक्शन लिख रहे हो वो मेटल की है या नॉन मेटल की है. अगर मेटल की होगी तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को, और अगर नॉन मेटल की होगी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को. सो कोई भी रिएक्शन लिखने से पहले ये देख लेना कि वो मेटल की रिएक्शन है कि नॉन मेटल की रिएक्शन है. सो द नेक्स्ट वन इज़ द फॉर एग्जाम्पल copper plus silver nitrate gives copper nitrate plus silver. इसमें जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सो वो सिल्वर को भगा देगा और उसकी जगह पर जाके बैठ जाएगा. सो इट फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर. सो अगेन वन मोर एग्जाम्पल इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. इसमें फिर से आयरन ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से, सो वो उसको भगा देगा और जाके सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. वन मोर एग्जाम्पल इज लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर. इसमें जो लेड क्लोराइड है ये कलरलेस सॉल्यूशन है एंड कॉपर क्लोराइड इज़ अ पेल ब्लू कलर सॉल्यूशन. सो यहाँ पे आपने देखा कि कलर में भी चेंज आ रहे हैं. तो जब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे कलर में चेंज होता है, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट. यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का कलर लाइट ब्लू है, पेल ब्लू है, लेकिन लेड क्लोराइड एक कलरलेस सॉल्यूशन होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट रिएक्शन विच इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये एकदम सेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट एक कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था. यहाँ पे दो कंपाउंड होंगे और वो एक दूसरे की प्लेस को एक्सचेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल
लेट्स टेक कि ए बी एक कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है, तो ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस सी बी। मतलब कि जो ए है, अगर मान लो वो मोर रिएक्टिव है तो वो जाके सी को भगा देगा और सी की जगह ले लेगा, तो वो ए डी सी की जगह ए आ जाएगा और वो डी के साथ बॉन्ड बना लेगा। और सी अब वहाँ से निकल गया है तो वो वापस बी के पास आ जाएगा और वो सी बी बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस सी बी। सो सेम यही रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सो इन दिस केमिकल रिएक्शन there is an exchange of ions between the reactant to give a new substance. The two reactants are generally water soluble. Double displacement reaction take place with the formation of a precipitate. Double displacement reaction में precipitate बनता है, कोई गैस evolve होती है या change in color होता है। precipitate का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है या ये एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। सोडियम सल्फेट एक वाइट कलर का एक्वस सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड भी एक वाइट कलर का है विच इज़ टॉक्सिक, बेरियम क्लोराइड इज़ वेरी टॉक्सिक, एंड बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, एंड सोडियम क्लोराइड एक एक्वस सॉल्यूशन होगा। One more example of formation of precipitate is sodium sulfate Na2SO4 in the aqueous solution plus barium chloride BaCl2 in aqueous gives NaCl sodium chloride in aqueous plus BaSO4 which is barium sulfate। यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक वाइट प्रेसिपिटेट है जो नीचे बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाएगा। So the third last topic is oxidation and reduction. So oxidation में एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन के एग्जांपल हैं जैसे कार्बन में अगर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसमें कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, सो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। इन दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है रिएक्शन में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल है H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस S। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर। इसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इन द प्रोडक्ट साइड सल्फर अकेले है और हाइड्रोजन उसमें से हट चुका है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो इसमें जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर का ऑक्सीजन नहीं हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हमेशा रिएक्टेंट साइड में होता है, प्रोडक्ट साइड में नहीं होता है। सो कभी भी अगर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड लिखना होगा तो हम हमेशा रिएक्टेड साइड को देखते हैं, ना कि प्रोडक्ट साइड को। द नेक्स्ट थिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्सीजन की ही वजह से सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है। सिमिलरली इन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोराइड गिव्स HCl प्लस सल्फर। इसमें जो क्लोराइड है इसकी वजह से ही हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन अलग हुआ है, रिमूवल हुआ है, तभी तो जाके सल्फर है वो अलग वहाँ पे है, या प्रोडक्ट साइड में वो अकेला है, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, मतलब वो रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन का। तो किसकी वजह से रिमूवल हुआ है सल्फर में से हाइड्रोजन का? क्लोराइड की वजह से। इसका मतलब कि जो इसमें क्लोराइड है, क्लोरीन है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी भी वजह से या तो ऑक्सीजन ऐड हो रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रिमूवल हो। ये इन दोनों केसेस में
जो भी कंपाउंड या एलिमेंट होगा उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। सेकेंड इज रिडक्शन। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अमोनिया प्लस क्लोरीन गिव्स N2 प्लस HCl, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस। द सेकेंड वन इज रिडक्शन। रिडक्शन में या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया प्लस क्लोरीन गिव्स नाइट्रोजन प्लस HCl। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, क्लोरीन में जो हाइड्रोजन है वो ऐड हुआ है। इसका मतलब कि क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें रिडक्शन हुआ है, चूँकि रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। वन मोर एग्जाम्पल इज ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस CO2 गैस। इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। इसका मतलब जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है जिंक में। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों ही केस में रिडक्शन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज सिमिलर टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस की वजह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस जिंक ऑक्साइड गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। इसमें कार्बन की वजह से जिंक में से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तब जाके प्रोडक्ट साइड में वो जिंक है। इसीलिए इसमें जो कार्बन है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कि इसकी वजह से जिंक में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। अनदर एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस sulfur. The next reaction is hydrogen sulfide plus chlorine gives HCl and sulfur. इसमें क्लोरीन इसमें जो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी वजह से क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो इसमें जो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक reducing agent है। The second last topic is corrosion. It is the slow eating up of the metals by the action of air or moisture on the surface. कुछ examples हैं corrosion के, like formation of oxide layer on the surface of aluminium. जब एल्यूमिनियम रस्ट होता है, जब एल्यूमिनियम कोरोड होता है तो उसके जो सरफेस होता है उस पर ऑक्सीजन का एक लेयर हो जाती है, जिस कारण से एल्यूमिनियम कोरोड होता है। Tarnishing of silver metal on the exposure of hydrogen sulfide. Tarnishing of silver मतलब जब सिल्वर ब्लैकिश में चेंज होने लगता है, वो अपना कलर छोड़ के एक ब्लैक कलर में चेंज होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं tarnishing of silver. This is due to the exposure to the hydrogen sulfide. Third is the formation of reddish brown layer of the in the surface of iron particles, जिसे हम रस्टिंग भी कहते हैं। एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस जब डिपॉजिट हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जब डिपॉजिट हो जाता है आयरन किसी भी आर्टिकल्स पे, तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट कोरोड इन द मॉइस्ट एयर बिकॉज दे आर नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो देयर आर सम कंडीशन विच इज़ नेसेसरी फॉर रस्टिंग। मतलब कोई आयरन अगर उसको रस्ट होना है, किसी भी आयरन को अगर रस्टिंग प्रोसेस करनी है, तो कुछ कंडीशंस होते हैं जो अगर उसे मिलेंगे तभी वो रस्टिंग कर सकता है। द एक्सपोजर ऑफ मेटल सरफेस, मतलब जो मेटल सरफेस होती है उसके ऊपर हम कोई पेंट नहीं लगाते हैं डायरेक्टली। जो आयरन मेटल होता है उसको हम जो मॉइस्चर है, जो एयर है, जो सराउंडिंग है, उसके एक्सपोजर में रख देते हैं। द मेटल सरफेस मस्ट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द एयर ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस कोरोड तब होता है जब वो एयर या किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, और अगर उस एयर में मॉइस्चर है तो वो सब्सटेंस बहुत जल्दी कोरोड होगा, कोई मेटल बहुत जल्दी कोरोड होगा। अगर मेटल सरफेस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उस पर कुछ कोट नहीं, उसको किसी चीज़ के कोट से ढकेंगे नहीं, और उसे एयर और मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो बहुत जल्दी कोरोड हो जाएगा। अगर हमें कोरोजन को प्रिवेंट करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेटल सब्सटेंस बहुत जल्दी कोरोड ना हो, तो हम
उसे पेंटिंग कर सकते हैं किसी भी इनामल पेंट से। लाइक अगर कोई आयरन डोर होता है ना तो हम उसको पेंट कर देते हैं। विंडोज़ जो आयरन के बने होते हैं उसे भी पेंट कर सकते हैं। बाय इनामलिंग मतलब जो बहुत सारे कुकिंग स्टोव्स होते हैं और रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें इनामलिंग की जाती है जिससे वो जल्दी कोरोड ना हो। बाय कोटिंग इट विथ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड एक बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। एंड द थर्ड इज़ बाय कोटिंग इट विथ रेड लेड ऑक्साइड। जो लोअर पार्ट होते हैं शिप वगैरह के वहाँ पे हम रेड लेड ऑक्साइड को यूज़ करते हैं कोट करने के लिए, फिर ब्रिजेस के, कि जल्दी वो कोरोड ना हो। हम ऑयल या ग्रीस से भी इसको कोट कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारे मूविंग व्हीकल्स को करते हैं और कूलर्स को भी करते हैं। हम मेटालिक कोटिंग भी कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, फॉर एग्जांपल बाय गैल्वेनाइजिंग। जो रूफ टॉप्स वगैरह होते हैं, बकेट्स, टब्स, ये सब में हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं। बाय टिन प्लेटिंग, जो भी टिन के बॉक्सेस जिसमें फ्रूट्स वगैरह आते हैं टिन के, या फिर ऑयल के जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें मीट वगैरह आते हैं, उनको उनमें हम टिन प्लेटिंग करते हैं अगर वो किसी मेटल के बने होते हैं, फॉर जिससे वो जल्दी कोरोड ना हो। बाय कोटिंग इट विथ निकल और क्रोमियम इलेक्ट्रोलिटिकली। ये इलेक्ट्रोलिटिकली ही होता है, एज यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बाइसिकल हैंडल्स जो होते हैं और जो बम्पर्स ऑफ कार्स होते हैं, ये सबको हम निकल और क्रोमियम से कोट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और या तो हम एलॉय बना सकते हैं, जैसे जो स्टील है वो भी एक एलॉय है जिसमें कोरोजन नहीं होता है जल्दी। जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और यूटेंसिल्स होते हैं, किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, उनको यूजुअली वो एलॉय होता है जिससे वो जल्दी कोरोड ना हो। सो द लास्ट टॉपिक इज़ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब होता है कि जब भी कोई ऐसा फूड जिसमें ऑयल और या फैट है वो ऑक्सीजन के एक्सपोज में आ जाता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण वो फूड का कलर एंड स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। The rancidity of fatty foods can be prevented by adding antioxidants and flushing the food containers with nitrogen to prevent from the oxidation. जो चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, फिर जो भी पैकेट्स आते हैं जिसमें हवा भरी रहती है, वो नाइट्रोजन गैस होता है जो किसी भी फूड आइटम को ख़राब होने से, रैंसिड होने से बचाता है। घर पे अगर हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करना, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फूड है वो रैंसिड ना हो, तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं या फिर डीप फ्रीजर्स में रख सकते हैं। इससे वो फूड जल्दी ख़राब नहीं होगा। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। अब तो आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म भी हो गया एंड आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा पूरा चैप्टर।